अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। साने हमज के शहदा की मैयतें 4 रोज़ से हुकूमती तवज्जो के मुंतज़र हैं। हमने कल भी उनका मैसेज हुकूमत तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की थी कि वज़ीर-ए-आज़म उनकी दादरसी के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो ना जा सके। अलबत्ता एक बार फिर वज़रा को वहाँ पर भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। शेख रशीद हों, अली ज़ैदी हों, जुल्फ़ी बुखारी हों या ख़ुद सूबे के वज़ीर आला जाम कमाल साहब, डेडलॉक ताहाल बरकरार है। लेकिन इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये अहकाम आ चुके हैं, बल्कि उनकी तरफ से गुजारिश की गई है कि आप मैयतों की तदफीन कर दें, वो जल्द ही वहाँ पर उनके दरमियान मौजूद होंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम की नाकामियों के असबाब की, क्योंकि बड़े अफसोस के साथ कौमी टीम मेज़बान कीवी टीम को शिकस्त देना तो दूर की बात, जमकर मुकाबला भी नहीं कर सकी है। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ कीवी टीम ने हमें बुरी तरह से शिकस्त दी और इस शिकस्त की जिम्मेदारी अब किस पर आयद होती है? न सिर्फ इस बात का तयन हमें करना है, बल्कि टीम की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट्स की राय लेनी है कि आखिर वो कौन सी ऐसी तजावीज़ है जिन पर अमल करके हम टीम परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। और आखिर में बात पंजाब में स्कूल और मदारिस समेत प्राइमरी सतह पर यकसा निसाब को नाफिजुल अमल करने की। इसमें बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी साहब। बरेलवी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। कुछ ही देर में डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अब से कुछ ही देर में सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गालिबन अतर में ज्वाइन कर चुके। अतर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले साने हमज के हवाले से कि जिस पर अभी तक जो हमने हुकूमती पेशरफ देखी है, जो एक्टिविटीज़ सामने आई हैं, उसके मुताबिक मुजाहिरीन जो हैं वो अभी भी धरना दिए हुए हैं और ये मुज़ाकरात जो 5वीं दफ़ा हुए वो भी नाकाम रहा दौर। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर जो पहुँचे वज़रा, उनमें वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब मौजूद हैं, लेकिन मुज़ाकरात उनसे नाकाम हुए। जाम कमाल साहब ने भी वहाँ पर बैठ के लोगों से ताज़ियत की और कहा कि आप धरना ख़त्म कर दें। ये भी कहा कि आप मैयतों को अजियत ना दें, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वहाँ से कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि वहां पर मुजाहिरीन ने फैसला क्या किया है। लेकिन जिस तरह से इन वज़रा को भेजा गया है, एक नहीं दो, दो नहीं तीन, तीन नहीं चार, मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं। अब मुज़ाकरात नाकाम क्यों हो रहे हैं हुकूमती टीम के, ये जानना बहुत जरूरी है। बरेलवी साहब आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले फरमाइएगा, क्या वजह है मुज़ाकरात की नाकामी की? मुजाहिद बरेलवी साहब, आपसे सवाल है ये मेरा। हेलो जी मुजाहिद बरेलवी साहब। ठीक है, एक तो बात मैं ये कहूँगा कि जो यकीनन कोई पॉपुलर यानी ऐसी बात नहीं होगी जो मकबूल होगी कि तमाम तर उनसे हमदर्दी के, और मैं भी इस पर मैं आगे चलकर कहूँगा भी, हमारे जो भी हम मजहबी लोग हैं या हमारा ताल्लुक़ है कि जब मैयतें रखी होती हैं तो जिन लोगों का होता है कि उनकी कोशिश होती है कि वो फौरी तौर पर उनको जो है तदफीन उनकी कर दें। और इससे पहले भी ये वाक़या हुआ और फिर आर्मी चीफ़ को उन्होंने कहा जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तदफीन नहीं करेंगे, वो आए और अब फिर उनका ये इसरार है। और जबकि ये बात वाज़ेह है कि ये कोई सूबाई हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार कोई वफाकी हुकूमत नहीं है। वो दहशत गर्द, वो दरिंदे सफ़ाक लोग जो कभी अपना नाम दाइश रख लेते हैं, कभी नाम अलकायदा रख लेते हैं, कभी पंजाबी तालिबान, कभी अफ़गानी तालिबान। और मैं जब ये देखता हूँ कि दोहा टाक करते हुए जब ये लोग इस्लामाबाद में आते हैं और जिस तरह हमारे वज़ारत ख़ारजा के बाबू इन पगड़ियों वालों को रेड कारपेट देते हैं, जो मैं समझता हूँ कि पूरे तौर पर ये हज़रात इन तमाम हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी हुई है, कत्लेआम हुआ है, सफ़ाकाना, इसके शामिल होते हैं। और हम इनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, एक अलग पहलू है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि क्योंकि अगर ये रवायत बन जाएगी और ऐसा हो भी रहा है कि आइंदा भी ये दहशतगर्द जो सॉफ्ट बॉर्डर हैं हमारे ईरान अफ़गानिस्तान के, यहाँ पर उनके स्लिपिंग BRA ARA पता नहीं किन किन नामों से तंजीमें मौजूद हैं और दहशतगर्दी वो जहाँ चाहते हैं करते हैं। धरना दें, 48 घंटे बैठें, 1 महीने बैठें, प्राइम मिनिस्टर को बनाएं, लेकिन खुदा रहा जो है वो मैयतों की जो मैं बसत एहतराम ये कहूँगा उसको मशरूत वज़ीर आज़म की आमद से न करें। हालांकि ये वज़ीर आज़म की इंतहाई सफ़ाकाना रवैया है कि वो ट्वीट कर रहे हैं, वो अली ज़ैदी साहब को रात 2 बजे भेज रहे हैं और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी पता ये चला कि चीफ मिनिस्टर साहब जो थे वो शायद दुबई गए हुए थे। दुबई का रास्ता मुश्किल से 2.5 घंटे का होता है, 72 घंटे बाद वहाँ पर आए हैं और फिर ये मुआवज़ों की फ़ौरन बात करते हैं कि हम 15 लाख दे देंगे। और एक और बात मैं कहूँ
अगर ये जो मैयतें रखी हैं आम मजदूरों की, इस जगह इधर कौमी असम्बली के अरकान, ये वफाकी और सूबाई हुकूमत के वज़रा, इनका कोई रिश्तेदार या ये कोई दौलतमंद लोग जो साहिब हैसियत लोग, इनके किसी रिश्तेदार की इस तरह सफाकाना तरीके से उनको ज़िबा किया जाता तो फिर मैं देखता कि ये हुकूमतें किस बरेलवी साहब जो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स आपने रखे वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन ये मुज़ाकरात की नाकामी की वजह आपको क्या नजर आ रही है, इस पर जरा मुख्तसर सा कमेंट कर दीजिए। मदारी साफ बात यह है कि वो कहते हैं कि सूबाई हुकूमत में किसी ने हमसे पूछा नहीं, वो ये कह देते हैं कि नहीं वो जो दो बैठे हुए हैं वो हज़ारा के लोग हैं, मसलन ये और अली जैदी साहब, जुल्फी बुखारी, इनकी क्या इसका बलूचिस्तान से ताल्लुक। बात ये नहीं, देखिए मैं वो अपनी जगह बात कह रहा हूँ कि ये मशरूत नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि इस वक्त आपको इल्म है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस को 91 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 91 करोड़ रुपए। हम लोग कोयटा रास्ता करते हैं, चार जगह रोका जाता है, कोयटा से बाहर जाते हैं 6 जगह रोका जाता है। किस तरीके से आ गए ये लोग, आसमान से उतरे, छाता बर्दाश्त से आए लोग। ये सबको इल्म है कि ईरान अफगानिस्तान सॉफ्ट बॉर्डर है, वहाँ से ये आए और वारदात करके चले आते हैं, वरना 81 करोड़ रुपए इन्हें क्यों दिए गए सिक्योरिटी के नाम पर, ये इनकी जिम्मेदारी है, कबूल करना चाहिए। चलिए ठीक है बरेलवी साहब, पॉइंट आपका आ गया और आपका एक पॉइंट लेके मैं आगे भी बढ़ूंगी कि क्या ऐसा रहा कि दहशतगर्द अपनी इस कार्रवाई को आसान बनाने में कामयाब हो गए। ब्रिगेडियर साहब, दूसरा ये भी बरेलवी साहब ने फरमाया कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले या फिर वज़ीर आज़म खुद जाते, बुखारी साहब का जाना या फिर अली जैदी साहब का जाना ये काफ़ी नहीं है। जी देखिए, आपने इस पहलू के मेरी नज़र में 2 स्टेजेस हैं। पहला है जो कॉन्सोलेशन स्टेज है, और कॉन्सोलेशन स्टेज इस वजह से है कि आपने देखा कि वहाँ पे जो मैयतें रखी हुई हैं, वो मैयतें जो हैं वो उन लोगों की हैं जो बेचारे एक ही घर के 4 फर्द हैं। एक लड़का था जिसने मैट्रिक के इम्तहान में कोई 1000 से ज़्यादा नंबर लिए थे और वो वहाँ पे कानकनी कर रहा था। अब ये जो टोटल फेज है जिसमें बरेली साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जी आप धरना ज़रूर दें, और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि मैयतों को दफना दें, क्योंकि मैयतों की हुर्मत अपनी जगह पे कायम है, उसके बाद आप ज़रूर वहाँ पे बैठें। लेकिन ये कॉन्सोलेशन में अगर वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब उधर जाएं, तो मेरा ख्याल इसके ऊपर दूसरा सवाल नहीं रेज होना चाहिए था। कोई ज़रूरत नहीं थी अली जैदी और जुल्फी बुखारी की, लेकिन जुल्फी बुखारी को क्यों भेजा गया उसकी भी एक वजह है। वो वजह में आप समझते होंगे कि फ़िक़े के हिसाब से और उसके हिसाब से कि वो कंसोल कर लेंगे, लेकिन क्या जुल्फी बुखारी की वो रेपुटेशन है कि वो उस इंसिडेंट के ऊपर, वो इस सोगवार लम्हे के ऊपर उनको कंसोल वो नहीं कर सकते। इससे पहले भी हुआ था तो राजा परवेज अशरफ गए थे, उससे पहले हुआ था आर्मी चीफ भी गए थे। अभी उनको बहुत ही सिंपल बरादरी है, बड़े लविंग लोग हैं, बड़े सिंपल लोग हैं, बड़े पीसफुल लोग हैं। अगर वो ये चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आए, तो मुझे तो आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड कि प्राइम मिनिस्टर जो हमेशा गरीब की बात करते हैं, व्हाई इज ही स्टेइंग इन इस्लामाबाद, व्हाट गुड इज डूइंग एट इस्लामाबाद, क्या ऐसी चीज है इस्लामाबाद में जो उनको कंपेल कर रही है कि वो जाके, जाना क्या उन्होंने बाय एयर जाना है। अगर एक आदमी की, आम आदमी की सिक्योरिटी एट स्टेक है, तो उनकी सिक्योरिटी अगर स्टेक हो जाएगी तो कौन सा तूफान नीचे आएगा। सिक्योरिटी वो स्टेक नहीं होगी, वो धरने को कुछ फोर्सेस प्रोटेक्ट तो कर रही है। एक तो इसका पहला पहलू ये है जिसकी वजह से बदमज़गी पैदा हो रही है, और जब उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आए तो आप किसी को भी भेजें, वो उसकी बात नहीं मानेंगे, और दे हैव अ रीजन नॉट टू बिलीव, वो जस्टिफाइड है ये ना माने। अगर वो डिमांड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जाए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को एक सेकंड भी नहीं सोचना चाहिए था। प्रोएक्टिवली प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से खुद आना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू, आखिर प्राइम मिनिस्टर होता किस लिए। वो कहते हैं ना लीडरशिप का एक असूल है, और लीडरशिप का असूल ये है कि आपका जब आप सक्सेस होती है तो आप अपनी टीम में बांट देते हैं, लेकिन जब कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, तो आप यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट एज अ लीडर। तो एक तो बात ये, दूसरी बात जो आपने वो ऑपरेशनल बात है जी, और वो उसमें नेचुरली टाइम लगता है। मुझे याद है कि मैंने 73 या 74, 75 की इंसर्जेंसी हुई थी, उसमें आई वाज आल्सो पोस्टेड एट द यूनिट जो डिप्लॉयड थी बलूचिस्तान में। तो 2 डिवीजन इंडक्ट किए गए थे, और वहाँ पर इन दहशतगर्दों को, जो लोग उस जमाने में लड़ रहे थे, और उनके अफगानिस्तान में 5 बेसिस थे, और उसके बाद फिर पूरे इलाके को जिस तरह सैनिटाइज किया गया, और आखिर में एक बड़ा फेमस शमालंग ऑपरेशन हुआ था। तो मेरा ख्याल इस वक्त मुझे लगता है कि गालिबन जो ट्रुप्स टू ग्राउंड रेशो है
उसके अंदर FC जो है वो डिप्लॉयड तो है, लेकिन वहाँ पे चूंकि कुछ टेरेन की वजह से, कुछ नेचर ऑफ जो ज्योग्राफी है वहाँ की, उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर रूट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिससे ये लोग अफगानिस्तान की साइड, थैंक यू, उसके लिए आपने इस चीज को भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुजाहिद बरेलवी साहब ने इस चीज को जरा रेज किया था, मैंने सोचा कि मैं उस पर भी आपका आंसर ले लूं। अतर, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी, फरमाइएगा कि ये जो इस सिचुएशन हम देख रहे हैं बकौल ब्रिगेडियर साहब की, चूंकि वजीर आजम नहीं जा रहे हैं इसलिए अभी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो जाएंगे तो मुजाहिरीन मान जाएंगे, यही एक रीजन हो सकती है मुज़ाकरात की नाकामी की? बिल्कुल, मेरे ख्याल में नाकाम, पहली बात तो ये कि पता नहीं इसको मुज़ाकरात कहना भी ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये कोई सियासी एजेंडा इसमें बिल्कुल नहीं है। यानी मुज़ाकरात तो आमतौर पे होता है ना, कुछ जिसमें सियासी कोई जोड़ तोड़ हो रहा हो, लेन देन हो रहा हो। ये जेन्युइनली ग्रीफ जिसको कहते हैं ना, कि ये बिल्कुल ऐसे लवाहिकीन हैं बेचारे कि जो जिनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएँ, किससे फरियाद करें, तो उसमें उनके सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। वो ज़ाहिर है लाशों की बेहुरमती होती है, इस्लामी लिहाज से भी उनको जल्द से जल्द सुपर्द खाक करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ख़ानदान के लोग ये इतना इंतहाई क़दम उठाते हैं तो ये रियासत को और हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ये इंतहा दर्जे की नाकामी और मायूसी का इजहार है। और नाकाम क्यों हो रहे हैं? नाकाम होने की बड़ी वजह यही है कि ये हमारी हुकूमत की हठधर्मी है। हठधर्मी क्या है? अगर वो एक जेन्युइन मुतालबा कर रहे हैं, जैसे अभी कहा गया कि यहाँ से जाकर आने में एक दिन भी नहीं लगता, यहाँ से प्लेन उड़ेगा सुबह और शाम में वो वापस आ जाएंगे, बल्कि चंद घंटों में वापस आ जाएंगे। अब ऐसी कौन सी काम यहाँ पर अटके हुए हैं इस्लामाबाद में कि वो इतने यानी बड़े वाक़े के बाद भी वज़ीर आज़म इस पर कायम है कि हम नहीं जाएंगे? ये तो पहली वजह है। दूसरी वजह इसकी ये है कि जिन लोगों को इन्होंने भेजा है हुकूमत ने, उनकी अपनी साख, जैसे अभी बात की गई, उनकी अपनी साख संजीदा लोगों में शुमार नहीं होती। यानी जुल्फी बुखारी जिस किस्म की बातें करते रहे पहले भी और अभी भी, जो इनकी वीडियो कल से जो सर्कुलेट कर रही है आज सुबह से सोशल मीडिया पे, वो देखें उसमें वो क्या बात कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी उन लोगों से कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। अब ये कोई बात करनी कि आप लवाहिकीन से ये कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म आएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, और फिर मज़ीद वो ये कह रहे हैं कि जी इस तरह तो फिर अगर और खुदा न खास्ता वाक़या होता है तो फिर वहाँ भी यही होगा। अब ये इतनी, मैं कहूँगा कि ये गैर जिम्मेदाराना किस्म की बातें हैं कि जिससे बजाय ये कि बातचीत कुछ कामयाब हो, उसको मजीद नाकामी की तरफ धकेला गया। अच्छा, फिर जो दूसरे हजरत हैं अली जैदी साहब, उनकी भी कोई रिपुटेशन एक संजीदा, पहली बात तो ये कि पूरी हुकूमत में संजीदा बात करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। शायद असद उमर बेहतर है, संजीदा बात कर लेते हैं, बाकी तो कोई भी नहीं है। तो अली जैदी साहब ने भी जो बात आज की, बाद में जाम कमाल साहब के साथ बैठकर क्या बात की है वो देखें। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने पहली बात का आगाज़ ही इस पर नहीं किया कि जी ये बहुत बुरा वाक़या हुआ है, हम इस पर शर्मिंदा हैं, हमारी नाकाम। वो कह रहे हैं कि जी बस वही जो पुराना एक काम होता है कि जी ये गैर मुल्की अनासिर हैं, पड़ोसी मुल्क जो है वो हमारे हालात ख़राब कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं कि वो कर रहा है। लेकिन अब ये हमारी भी तो नाकामी है ना। अगर हम बार बार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा, जैसे बरेलवी साहब ने कहा कि अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है सिक्योरिटी पे, वो कहाँ है? इन इलाकों में मैं खुद जा चुका हूँ, HRCP की तरफ से मुख्तलिफ इवेंट्स पे फैक्ट फाइंडिंग मिशन के तौर पे हमने देखा है जिन हालात में वो लोग बेचारे काम करते हैं वो इंतहाई गैर इंसानी किस्म के हालात हैं। पिछले 2-2.5 साल में इस हुकूमत ने आने के बाद भी कोई उनकी हिफाजत के लिए काम नहीं किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वुज़रा का रवैया जो है वो भी नामुनासिब है, उन्हें अपने अल्फाज का चुनाव करते वक्त भी ख्याल करना चाहिए। ये एक वजह भी हो सकती है कि जो वहां पर बैठे लोग हैं उनकी दिलजोई करने में नाकामी का सबब बन रही है। ठीक है, वुज़रा भी नाकाम है और वज़ीर आज़म भी नाकाम है। अतर, क्या समझते हैं आप, क्या वजह है ये मुज़ाकरात नाकाम होते चले जा रहे हैं? वुज़रा ने 4 वुज़रा भेजे गए वज़ीर आज़म की तरफ से, नहीं गए तो वज़ीर आज़म ही नहीं गए 5 रोज से 4 रोज से। देखिए, पहले तो बात यह है कि ये पहला वाकया नहीं है। हज़ारा बरादरी ने पहले भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, उनके ऊपर पहले भी हमले हुए हैं और क्रेडिट उनको जाता है कि वो हमेशा बेचारे लाशें रख के सड़कों पे बैठ जाते हैं। आज तक उन्होंने गमला क्या, एक पत्ता भी कभी नहीं किसी तोड़ा। तो वो अमन पसंद लोग हैं, बार बार उनको टारगेट किया जाता है। अगर वो इतना मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब आ जाएं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है अगर वो चले जाएं वज़ीर आज़म साहब। हाँ, ऑन द ब्रॉडर इशू ये है कि क्या वज़ीर आज़म के जाने से मसला हल होगा? माजी में भी एक दफा वजीर आजम गए थे, माजी में बाकी सीनियर लोग भी जाते रहे, तो मसला तो इससे हल नहीं होगा। मसला तो तभी हल होगा जब एक नेशनल लेवल पे इस किस्म की पॉलिसी बनेगी और इस मसले को टैकल करेंगे। लेकिन उनका ये जो मुतालबा है कि वजीर आजम साहब आए, तो वजीर आजम साहब को जाना चाहिए। और क्या काम है वजीर आजम साहब के इस वक्त? और दूसरा, जिन लोगों को उन्होंने भेजा, मैं टोटली एग्री करता हूं, इंतहाई गैर संजीदा किस्म के लोग। जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो क्या जाके उधर से संभालेंगे चीजों को? उनका कितना तजर्बा है? पहले वो फॉरेन ऑफिस पूरा चला रहे हैं, अब
अब आपने इस तरह के मामलात में भी उनको घुसा दिया। वो जो बैरून मुल्क के सफीर होते हैं उनके हवाले से वो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, ब्रदर दिस ब्रदर दैट। क्या इस तरह सफारतकारी होती है? क्या इस तरह मुज़ाकरात होते हैं जिस तरह जाके वो मुज़ाकरात कर रही? जब आपकी इस तरह के लोगों को भेजेंगे तो हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। यहाँ पे अगेन मैं कहता हूँ कि मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ उन हज़ारा लोगों को कि जिन्होंने इस सारे मामले के बावजूद अमन पसंदी का हमेशा मुजाहरा करते हैं। यहाँ पे तो छोटी सी बात हो जाए तो सियासी लीडरशिप इदारों पे हमले कर देती है, मुल्क के ऊपर हमले कर देती है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा पुरअमन तरीके से एहतजाज किया। हुकूमत की जिम्मेदारी है और वजीर आजम साहब की जिम्मेदारी है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो मर्जी आप बहाने बनाते रहे सिक्योरिटी का या किसी और चीज का, आपको जाना पड़ेगा और आपको जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाते तो ये आपकी हुकूमत का बाकी फेलियर्स के साथ एक और बड़ा फेलियर होगा। जी, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ। सिद्दीकी साहब इजाजत दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट लेके फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ब्रिगेडियर साहब को प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जैसे अभी भाई ने कहा ना कि सिक्योरिटी क्या इशू है। वहां पे जब आप जाते हैं तो एक लेवल की सिक्योरिटी ऑलरेडी डिप्लॉयड होती है। आपने फ्लाई करना है, उस जगह पे लैंड करें, वहां पे आपको एयरपोर्ट से ले जाके वहां तक ले जाके आपने सिर्फ कंसोल करना है, उनसे मिलना है। व्हाट इज स्टॉपिंग हिम? क्या एक फैमिली के 4 बच्चे मरे, औरतें कहती है हमारे पास मर्द नहीं है लाशें उठाने के लिए, और आप अभी तक सोच रहे हैं। ही शुड हैव बीन प्रोएक्टिव। इनकी तरफ से खुद स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि मैं जा रहा हूँ। एक लीडर वो होता है जो ऐसे मौके पे ना सिक्योरिटी की परवाह करता है, ना अपनी जान की परवाह करता है, उन लोगों की परवाह करता है जिनके बेसिस पे वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना हुआ होता है। जी बरेलवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक लाइन मुझे कहने की इजाजत दीजिए जी। एक लाइन में ये बड़े बस एहतराम करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी पीडीएम की सियासी सफाकी है, सियासी दिवालियापन है कि जिस दिन ये सानिया हुआ उस दिन भावलपुर में जलसा कर रहे थे। चले कहने जी भावलपुर में जलसा पहले से ऐलान था, आज बन्नू में इजलास हो रहा है। अगर मौलाना फजल रहमान के घर डेरा इस्माइल खान में मैयत रखी होती, अजीज शरीफ खानदान के जाती खराव में मैयत रखी होती, पर मैं ये देखता है ये किस तरह इन जलसों में शिरकत कर रहे होते हैं। ये बात ये दर्ज करते हैं, इमरान खान की मुखालफत करें और मुखालफत क्या, मौलाना तो इंतकाम की हद तक कर रहे हैं, उनका जायज हक भी है। लेकिन इनको ये नहीं हो सकता था कि इस वक्त ये मच चले जाते इनका एक वक्त लेकर। क्या जरूरी था कि आज ठीक है बरेलवी साहब, पॉइंट आपका आ गया। मैं यही बात लेके सिद्दीकी साहब की तरफ भी जाऊंगी। ये यहाँ जरूर ये शामिल कर दें कि एक बार हो गया है कि जी बस तहरीक इंसाफ यकीनन उनकी नायली अपनी जगह, लेकिन पीडीएम भी इस लायक नहीं है कि अगर इनका यही तरीका जो है सियासत है। सिद्दीकी साहब, जब हम बरेलवी हज़ारा बरादरी की बात करते हैं यहाँ पर, तो हज़ारा बरादरी के दुख की घड़ी में जाकर शरीक होना सिर्फ हुकूमती वज़रा या वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं है। ये अपोजिशन भी इन्हीं ऐवानों से मुंतखब हुए हैं, ये भी नुमाइंदगी करते हैं। तो फिर एक वहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल उस पर भी कमेंट कीजिएगा, और ये भी कि मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह आपके नज़दीक भी है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं जा पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़रियाब। पहले आपके पहले वाले क्वेश्चन के पार्ट का जवाब देता हूँ। बरेलवी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जो है वो हमारी तवज्जो दिलाई है। ये अपोजिशन वाले तो सिर्फ अपने, फिर वही बात सच साबित हो रही है हुकूमत की कि ये एनआरओ चाह रहे हैं, एनआरओ लेना चाह रहे हैं, उसकी वजह से तमाम ये जलसे जुलूस और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अगर इनको आवाम का इतना ही दुख है, पहले तो ये जलसे जुलूस करके आप देखें कि पाकिस्तान में कोरोना को किस तरह हवा दे रहे, किस बुरी तरह कोरोना फैल रहा है। और दूसरा, इनमें से किसी को तौफीक नहीं हुई कि ये कोई इनमें से मच चला जाता, मौलाना चले जाते, बिलावल चले जाते, मरियम चली जाती। क्या इन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए पॉलिटिक्स करनी है? इन्होंने जो पाकिस्तान के इंसान जो इनको वोट देते हैं, ये कौन से वोट को इज्जत दे रहे हैं? इस वोट को इज्जत देना जिन्होंने आपको वोट दिया और वो लाशें लेके इतनी सख्त सर्दी में बाहर बैठे, तो उनके भी जाके कुछ उनके दुख भी सुन लें। दूसरी तरफ जो आप बात कर रही हैं कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप देखें कि जो इमरान खान कंटेनर के ऊपर होते थे और जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे, ये बिल्कुल एक दो मुख्तलिफ इमरान खान है। क्योंकि कंटेनर के ऊपर खड़े होकर वो दरियाए दजला पे कुत्ता भूखा ना सोए उसकी मिसाल देते थे, मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल देते थे। अभी भी आप देखें कि एहसास प्रोग्राम के जरिए आज उन्होंने कोई भूखा ना सोए उसके बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उसके अलावा आप देखें कि ये जो उन्होंने सेफ हाउसेस बनाए हैं, वहाँ खुद जाते हैं, गरीबों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो मतलब गरीब के बारे में बड़ी अच्छी सोच रखते हैं।
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैच में इतना बड़ा वाकया हो गया, उसके बावजूद इमरान खान अभी तक ये चाह रहे हैं कि उनको वहाँ जाना ना पड़े। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी हमारे जवान शहीद होते हैं तो हमारे जो सिपह सलार हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो उनके घरों में जाते हैं, उनके जो भी LOC पे प्रॉब्लम्स होती है, फ्रंट जो महाज होता है वहाँ पे हमारे सिपह सलार जाते हैं। तो ये भी हमारे एक अवामी सिपह सलार है और बड़े दलेर इनको कहा जाता है। ये डरपोक आदमी नहीं है, इमरान खान एक दलेर आदमी है। लेकिन ये इस तरह के लोगों को उन्होंने पहले शेख रशीद को भेज दिया, जिस तरह मेरे पार्टिसिपेंट्स ने कहा, उनकी कोई इंटरनेशनली कोई उनकी इतनी बात मानी नहीं जाती। दूसरी तरफ मैं तो ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर एतबार करते हैं, वो उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आइंदा इस तरह की कोई वाकया नहीं होगा। तो ये तो एक बड़ी पॉजिटिविटी है PTI गवर्नमेंट और इमरान खान के लिए, और उनके लिए कोई जाना मुश्किल नहीं है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वहाँ पे सारे सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, उन्होंने अपने प्लेन के ऊपर जाना है, थोड़ी देर जाके वहाँ पे कंसोल उनको कर लेंगे, उनके दुख में शरीक हो जाएंगे। ये गरीब बेचारे हैं जो कि अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए कान में जाते थे, और उनकी इतनी दर्दनाक तरीके साहब के जिस एतमाद के बलबूते पर वो प्राइम मिनिस्टर को अपने दरमियान पाना चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब आपको भी चाहिए कि उनके एतमाद को मजीद ठेस ना पहुंचे। आपने कहा कि आप जल्द ही वहां पर जाएंगे, लाशों की बेहुरमती ना की जाए, उन्हें फौरी तौर पर तदफीन के मरहले में ले जाया जाए। लेकिन अभी भी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से भी खुद भी यही गुजारिश है कि अपनी तमाम तर मसरूफियात को, जैसे कि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा, कि एक तरफ रखकर हज़ारा बरादरी की इस दुख की घड़ी में आप वहाँ पर पहुँचें, क्योंकि वो आप पर एतबार करते हैं। और अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो कोई सूरत नज़र नहीं आती कि मुज़ाकरा किसी नाकामी की तरफ बढ़े। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूजीलैंड के हवाले से। कौमी क्रिकेट टीम जो कि किसी न किसी नाकामी का शिकार होती है, हमें मुसलसल दिखाई देती है। गुज़िश्ता 2 सालों से पाकिस्तानी टीम ने कोई एक टेस्ट मैच भी अपने नाम नहीं किया है। खान साहब, आपका ये दौर है और आप लेजेंड माने जाते हैं क्रिकेट के हवाले से, लेकिन उस दौर में भी हम क्रिकेट में कोई रद्दो बदल नहीं देख रहे हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 176 रन और एक इनिंग से शिकस्त दे दी। कीवी टीम ने सीरीज के पहले मैच में भी पाकिस्तान को 101 रन से हराया था, लेकिन कौमी टीम गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान से एक भी टेस्ट जो है वो मैच नहीं जीत सकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मुसलसल ये जो हारने की रवायत हम लोग कायम कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अपनी नाकामी का मलबा कभी हम चीफ सिलेक्टर पर डालते हैं, कभी हेड कोच पर डालते हैं, कभी ये सुनने को मिलता है कि कप्तान एक ऐसा अपॉइंट कर दिया गया है कि टीम मिलजुल कर खेलने को राजी नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाते हैं। बहरहाल वजह क्या है कि कौमी टीम जो है वो पै दर पै मुसलसल नाकामियों का सामना कर रही है और इस किस्म की परफॉर्मेंस हमारे सामने आ रही है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज करूंगी, बताइएगा। इसके लिए मुझे शायद कोई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा शोबा है जिसमें बच्चे बच्चे को दिलचस्पी, और हर बच्चा अपने आप में एक तजियाकार होता है। तो वो वजह कौन सी है, वो कौन सी वजूहात है कि हमारी टीम मुसलसल हारती चली जा रही है? वजह तो आपने खुद ही बता दी ना। वजह यह है कि जब आप डक पे आउट होंगे और रिपीटेडली चारों टेस्ट मैचेस में डक पे आउट होंगे, उसके बाद आपका ना ओपनिंग स्टैंड परफॉर्म करेगा, और जब आपके सीनियर बैट्समैन, सीजन बैट्समैन अजहर अली साहब जैसे आ जाते हैं, तो वो भी एक आध गेम खेलेंगे और आके आपका जो आजकल जो आपका वो पूरे का पूरा प्रेशर टूटता है, वो टूटता है रिजवान पे, या अपना कभी फहीम अशरफ खेल गया या कोई खेल गया इंसिडेंटली। लेकिन देखिए, हर एक की एक स्पेशलिटी होती है। अगर आप वो स्पेशल प्लेयर नहीं चुनेंगे, अब शान मसूद साहब ने टोटल मेरा ख्याल है कोई उन्होंने 25 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 47 इनिंग्स हैं और 1318 रन उन्होंने बनाए। आपको पता है कि ये हमारी टीम ज्यादातर खेलती रही है शारजा में, पाकिस्तान की विकेटों पे। पाकिस्तान की विकेटों पे तो बहुत कम मैच हुए। यहाँ आपने खेला अपने जिम्बाब्वे के साथ, उससे आप जीत गए। ये आप अपना शारजा की विकेटें रही, डेड विकेटें, हमारी टर्निंग विकेट्स हैं। अब न्यूजीलैंड के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपने देखा कि ज्यादातर इनके जो प्लेयर्स आउट हो रहे हैं वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाके खेलते हैं और स्लिप में या अपना विकेट कीपर को कैच दे देते हैं, और उसको वो बाकायदा रिपीट करते हैं। या ये नहीं कि उससे वो कोई कॉशन ले कि आपने बाहर जाती हुई गेंद को टच नहीं करना, वो 2 किलोमीटर दूर जा रही होगी, उसको बल्ला मार देंगे कि यार अले फट, मैं आपको कैचिंग प्रैक्टिस कराने आया हूँ। तो देखिए, टू फाइट अगेंस्ट द बेस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट। अगर आप बेस्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे और अगर आप बेस्ट सिलेक्ट भी करते हैं अपनी तरफ से, वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर टीम किस तरह आगे चलेगी। इसमें ये टीम जब आप कहते हैं तो एक यूनिट होती है जिसमें 11 प्लेयर तो होते हैं जो खेल रहे होते हैं, लेकिन इसमें आप ना तो हेड कोच को निकाल सकते हैं, ना आप ट्रेनर को निकाल सकते हैं, ना आप बॉलिंग कोच को निकाल सकते हैं। तो ये फेलियर है पूरे के पूरे सिस्टम की।
और सिस्टम के फेलियर की वजूहत जाएंगे तो बहुत बड़ा वजह है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके यहाँ मैचेस इतने नहीं होते, और अगर मैचेस होते हैं तो डल विकेट्स पे होते हैं। फिर आके इमरान खान साहब ने एक और काम किया कि उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही खत्म कर दी। अब जब आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही खत्म कर देंगे तो उसके अंदर कितनी टीमें आएंगी? जब पहले डिपार्टमेंटल अपना टीमें होती थी उसमें आप देखिए कि कहाँ से लोग निकल के कहाँ से आए, किस तरह खेल के आए, फिर उन्होंने अपना ग्रूम किया। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो रीजन मुझे नजर आता है कि जब भी आप कोई मैच हारते हैं, आप उस मैच हारने के बाद कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के सुन लें, आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो कप्तान का एक फिक्रा होता है कि जी हमने इस टेस्ट मैच से या इस वनडे से बहुत सीखा है और आइंदा हम अपनी गलतियों के ऊपर इम्प्रूव करेंगे। तो गेम है। अब अगली दफा वही गलतियां जब आप करें, इसका मतलब है कि आपका बैकग्राउंड सिस्टम भी, ऑन द फील्ड सिस्टम भी, और जो कोच इट इज गोइंग टू अ फेलियर। और जब ये फेलियर की तरफ जाएगी टीम तो फिर कभी मैच जीत नहीं सकेगी। लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि पाकिस्तान टीम का रिकॉर्ड, चले एक दिलचस्प जुमला और एक अहम नुक्ता जो मैंने आपके तबसरे से निकाला वो ये कि हमारे मुल्क में एक तो ये क्रिकेट मैचेस बहुत कम होते हैं, और दूसरा ये कि हमने इस मैच से बहुत कुछ सीखा हारने के बाद। मतलब ये कि क्या प्रैक्टिस के लिए उतारे जाते हैं ग्राउंड में? बरेलवी साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्या यही रीजन है हारने की, इसके अलावा भी आपके नजदीक है? देखिए, एक तो क्रिकेट का मैदान नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि आदमी हर बात पे बोले, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से मैं ये जानता हूँ कि जनाब ये लॉर्डों का गेम है, ये वेस्ट का गेम होता था, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का। ये अच्छी बात है कि जो पहला एरा था हमारा, जब हमारे फजल महमूद इम्तियाज़ आए, वो एक नुमाया करा। फिर 90s तक भी ठीक थे, हमारी एक टीमें होती थी। आज भी हम सबको नाम याद हैं। एक तो मुझे ये चारों मिलकर कम से कम इन 12 खिलाड़ियों में से 6 के नाम ही बता दें कि वो खिलाड़ी हैं कौन। किसी ने 8 मैच खेले, किसी ने 12 मैच खेले। और ये जो बेशतर खिलाड़ी हैं, बड़ा जुल्म है कि और तो और जो इस वक्त सबसे बड़े कमेंटेटर बने हुए हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं, नाम भी नहीं लेना चाहता, वरना ये बुनियाद डाली वो वसीम अकरम ने कि ये बांग्लादेश तक से तो हार गए थे। बेशतर तो इसमें जुआरी हैं, इन लोगों को तो लटका देना चाहिए था सबसे पहले, और आज उनको फिर टीम में लिया जाता है। बेशतर खिलाड़ी इसमें और इन मैचों में, मुझे तो शक ये है कि जेनवन खेलते ही नहीं है, अव्वल तो ये जेनवन खिलाड़ी भी नहीं है। किसी ने 12 मैच, किसी ने 16 मैच, आपने हीरो बना दिया। फिर बदकिस्मत आपका जो मीडिया है उसकी इसकी ज़रूरत है ये स्पोर्ट की, और उसकी इन्हें हीरो बनाते हैं। क्रिकेट बोर्ड इसलिए पैसा खर्च करता है कि ज़्यादा पैसा खर्च करोगे ज़्यादा खाओगे। एक खिलाड़ी को जिसने 12 मैच खेले हैं, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए, जिस मुल्क में 2 करोड़ रुपए सिर्फ इस साल कोरोना की वजह से मजीद बेरोजगार हुए हैं, मजीद गरब हुए हैं। 9 करोड़ लोग इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत से नीचे की लकीर गुजारे हैं। उस वक्त ये क्रिकेट की अय्याशी कि जिसमें आप करोड़ों रुपए इनको दे रहे हैं दौरों पर, करोड़ों, और इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक को आप 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये जो मैच हो रहे हैं, पाकिस्तान को इस वक्त क्रिकेट की जरूरत नहीं है। क्रिकेट जैसे अय्याश तबाह गेम को उनको तो देते नहीं है। बेचारा फुटबॉल जो लियारी का और हमारे कॉमन लोगों का क्रिकेट खेल है, हॉकी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये क्रिकेट बोर्ड से इसलिए है कि एक खास तबका, खास के लोगों को मराद दी जाए, उनको फायदा पहुंचाया जाए, वरना कारकर्दगी आज से क्या है क्या। ठीक है बरेलवी साहब, पॉइंट आपका आ गया। आप ये कह रहे हैं कि हमारे क्रिकेटर्स की भी और पीसीबी की जो तरजीहात हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं, और वो लोग जो स्पॉट फिक्सिंग में जो प्लेयर्स मुलव्विस पाए गए उन्हें एक बार फिर से टीम में जगह दे दी जाती है। अतर वाकई जो स्पॉट फिक्सिंग में पहले मुलव्विस रहे उन्हें दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वजह जो हारने की है, एक चीज हमें माननी पड़ेगी, हम थोड़े से जज्बाती लोग हैं। मसला टैलेंट का है। हम कहते हैं हमारी कौम बड़ी टैलेंटेड है, पर हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट होता तो 20 साल के अंदर हमें नजर आ जाता। तो अब ये हमें मानना पड़ेगा कि हम मीडियोकर हैं, या क्रिकेट में हमारे पास उतना अच्छा टैलेंट नहीं है। इसमें जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि टीम के साथ इस वक्त जो लोग हैं, आप कोच की बात कर लें, मिसबाह उल हक साहब, कोच की एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, उसने लोगों को मोटिवेट करना होता है। मिसबाह उल हक साहब की पर्सनैलिटी आप देख लें, कभी जब वो बात कर रहे होते हैं, अगर आप किसी दीवार की तरफ मुंह करके बात करें ना, तो वो दीवार आपको ज्यादा एंगेज करेगी मिसबाह उल हक से। इतना उनका स्पॉट चेहरा, इतनी उनकी पर्सनैलिटी इस किस्म की, वो बंदा किस तरह लोगों को मोटिवेट करेगा। दूसरे इस वक्त आपके जो कैप्टन है वो भी बिल्कुल नया लड़का है। उसके अलावा पहले जो कैप्टन थोड़ा बहुत खेल रहा था उसको आपने निकाल दिया। फिर इसमें सुबाइयत भी होती है, अगर कराची का लड़का है तो उसको गिरा दो। मिसबाह उल हक ने फैसलाबाद
बाद से लड़के रखने हैं, ये करने, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। पर मेन वजह यही है कि टैलेंट की कमी है, हम इतने टैलेंटेड नहीं है, हमें मानना पड़ेगा। इसमें कोई जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हमें टैलेंट उतना नहीं है जिसकी वजह से हम लोग हारते हैं हमेशा। अगर टैलेंट होता तो हम जीत जाते, चले 10 दफा हारते, कम से कम 6 दफा तो जीतते। तो ये मानने पड़ेगा कि हमारी टीम में इस वक्त बिल्कुल टैलेंट नहीं है, और जो लोग परफॉर्म करते हैं वो तुक्के पे कर लेते हैं, और जब वक्त आता है तो फिर उस पे वो आपके सामने ही होती है सूरत हाल। तो यही वजह है हमारे हारने की। तो देखिए साहब, अतर ने फरमाया कि टैलेंट की कमी है हमारी टीम में, लेकिन अगर टीम में कमी है तो पूरे पाकिस्तान में तो कमी नहीं है, या हम ये कहें कि उस टैलेंट के पीछे किसी बड़ी शख्सियत की थपकी नहीं है, ये भी एक रीजन है। ज़रियाब, सबसे पहले तो मैं, अतर मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, लंदन में मेरे साथ इसने बड़ा वक्त गुजारा है सहाफ़त में, मैं इसकी बात से इख्तलाफ करूँगा। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, ये सारी चीज़ें मिसमैनेजमेंट है। टैलेंट इस तरह है कि वही, अब सबसे पहले तो मुझे अफसोस ये होता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेटर हैं, उनके दौर में क्रिकेट का ये हाल हो रहा है तो बहुत ही अफसोस होता है। आप देखें कि जब इमरान खान कप्तान थे, इन्होंने इंडिया को इंडिया में हराया, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया, मतलब बड़े मैचेस खेले, मियाँदाद होते थे उस वक्त, बड़े बड़े नाम थे प्लेयर्स के। अभी मुजाहिद बरेलवी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि किसी ने 12 टेस्ट खेले, 16 टेस्ट, ये सारा जो मलबा जाता है ये पीसीबी के ऊपर जाता है। एक फ़ौज ज़फ़र मौज जो है ना, वो इन्होंने अपॉइंट की हुई है। बैटिंग कोच यूनुस खान, नो डाउट यूनुस खान बहुत बड़े बैट्समैन है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आप देखें कि बैटिंग में क्या हो रहा है। एक बॉलिंग कोच वकार यूनुस, ऊपर से हेड कोच मिसबाह उल हक, आपने पूरी एक फ़ौज रखी हुई है, लेकिन आपको जो है रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहे। मुझे याद है कि इंतखाब आलम सिर्फ टीम मैनेजर होते थे और उसके अलावा कोई और ऊपर नहीं होता था, और वो जब भी गए थे आपने देखा कि उनके दौर में हमारी यही पाकिस्तानी टीम, यही का टैलेंट, कराची से लोग थे, मियाँदाद कराची से थे, सिकंदर बख्त थे, सरफराज नवाज, इमरान खान, सब बड़े बड़े नाम हैं। इन्होंने भी बड़ा निचले लेवल से क्रिकेट शुरू की थी, लेकिन दुनिया में एक बड़े नाम बने। तो ये सबसे बड़ा कसूर पीसीबी का है। पीसीबी पे आपने एहसान मानी साहब को लाके बिठा दिया है, वो उनकी एज भी अब इतनी नहीं है, और ये बड़ा अच्छी बात इसने की अपना अतर ने, कि आपको एक्टिव लोग चाहिए इस वक्त जो यंगस्टर्स को आगे लेके चले। आप एक देखें, एक मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि मैच से पहले आप क्यों इतनी सख्त प्रैक्टिस कराते हैं कि आपके कप्तान का अंगूठा ही जख्मी हो गया, वो पूरे मैचेस ही नहीं खेल सका, तो आप उसको लेके किस लिए गए थे? पिछले दौर में मैंने देखा था कि जब जावेद मियाँदाद होते थे, इमरान खान होते थे, ये ग्राउंड में आके अपनी फिटनेस रखते थे, ये ग्राउंड के चक्कर लगाते थे, ये एक्सरसाइज करते थे। ये मैंने कभी इमरान खान को बॉलिंग करते, प्रैक्टिस करते नहीं देखा। जब इतने बड़ा दुनिया का बाबर आजम क्रिकेटर है, बैट्समैन है, उसे क्या बैटिंग की आपको प्रैक्टिस कराने की जरूरत है कि आपने उसका अंगूठा तोड़ दिया, वो मैचेस में खेल नहीं सका, फिर आपका सारा सेटअप खराब हो जाता है। फिर रिजवान को कैप्टनसी करनी पड़ी, उसके ऊपर प्रेशर आ गया। तो ये सारी नाकामी मैं तो पीसीबी के ऊपर डालूंगा। टैलेंट हमारे पास बहुत है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छे, एक तो ये फौज ज़फ़र मौज है, इसको कम करें, इतने लोगों की जरूरत नहीं, एक कोच होना चाहिए जो ऑलराउंडर हो, और उसके अलावा जो है ना टीम को आप प्रैक्टिस ना कराएं मैचेस से पहले, उनको थोड़ा रेस्ट दिया करें ताकि वो मैच में अच्छा परफॉर्म कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, सिद्दीकी साहब ने कहा कि बाबर आजम चूंकि इंजर्ड हो गए तो फिर उन्हें जाना पड़ा, रिजवान को कैप्टनसी देनी पड़ी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात रिजवान की नहीं हो रही है, जो बाकी प्लेयर ग्राउंड में उतारे जाते हैं कुछ उनकी भी तो जिम्मेदारी ना, उन्होंने भी तो जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर रखना है। बिल्कुल रखना था, नहीं रखा। तो आपके सवाल का जवाब कि जी वजह क्या है? वजह दो वजह हैं, एक नई वजह है, एक पुरानी वजह है। पहले मैं नई वजह पे बात करता हूँ। नई वजह क्या है जो पिछले 2-2.5 साल में हुआ है? देखें, मुसलसल इन्होंने जो है वो गलतियाँ की हैं। गलतियाँ क्या की? यानी पहले 2 साल पहले जब हम वर्ल्ड कप हारे, वहाँ से ये खराबी का काम शुरू हुआ था इंज़मामुल हक से। इंज़मामुल हक अपनी उनकी तरजीहात कुछ और थी, उन्होंने टीम को कुछ और कामों में लगा दिया और उससे हम मुसलसल हारते रहे। उसके बाद पिछले यानी 2019 में ये किया गया कि उनको हटा के मिसबाहुल हक को दोनों यानी हेड कोच भी बना दिया गया, हेड कोच भी बना दिया गया और चीफ सिलेक्टर भी बना दिया गया। अब उनमें ये सलाहियत नहीं थी, मिसबाहुल हक बेशक कप्तान रहे होंगे, लेकिन 2 बड़े ओहदे हेड कोच और चीफ सिलेक्टर, उन दोनों को 2 ओहदे एक बंदे को देना, ये सबसे बड़ी गलती थी। उसने सबसे ज़्यादा खराबा किया। उसके बाद फिर अब ये हुआ कि सरफराज अच्छा खासा चल रहे थे, अच्छे कैप्टन थे, उनको हटाया गया, जिस पे अभी बात हुई। उसके बाद कोई कैप्टन आपका जम नहीं सका। बाबर आजम अच्छे खिलाड़ी होंगे, लेकिन ये कि वो नए हैं। अच्छा, और तीसरी वजह ये थी इसकी कि जिस प्राइम मिनिस्टर जो हुकूमत की नाकामी की भी वजह कहते हैं कि तैयारी नहीं थी। हुकूमत क्यों नाकाम होती है? वो प्रोग्राम कहता है तैयारी नहीं थी। जब तैयारी नहीं थी तो हुकूमत लिए नाकाम हो रही है। अब यहाँ भी कोई तैयारी थी नहीं, आपने पूरी टीम को बगैर किसी तैयारी के वहाँ भेज दिया।
कोरोना का, यानी आपको जब तैयारी नहीं है तो जाकर अपनी इज्जत गंवाने की क्या जरूरत थी? आप कहते थे कि भाई हम तैयार नहीं हैं, हम नहीं कर सकते। अच्छा, गए बगैर तैयारी के, कोई भी तैयार नहीं था। फिर खिलाड़ी जो सिलेक्शन किए गए, अभी जैसे कहा गया, उनमें ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनकी कोई कारकर्दगी पहले नहीं रही, जिन्होंने साल भर से कोई मैच नहीं खेला, उनको भी ले जाके वहां पर उन्होंने इसमें डाल दिया। तो जाहिर है उसका नतीजा यही निकलना था। ये तो नई वजूहात। तवील जो वजूहात हैं, पुरानी वजह वो ये है कि मजमूई तौर पर हमारे माशरे में खेलों पर तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे बच्चे जो है वो खेलों की सहूलतों से महरूम हैं। हमारे यहाँ खेलों के मैदान नहीं हैं, उनके पास सहूलतें नहीं हैं। सरकारी स्कूलों का आप हाल देख लें, उसमें प्ले ग्राउंड या खेलों की जो चीज़ें वो मौजूद नहीं हैं। तो जब माशरती सतह पर आप वसाइल की कमी की वजह से खेलों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो टैलेंट आपका आसमान से नहीं उतरेगा। टैलेंट को तैयार किया जाता है और उस तैयार करने के लिए आपको वसाइल लगाने पड़ते हैं, एक तवील मुद्दती मंसूबा बंदी करनी पड़ती है। मंसूबा बंदी का ये हाल है कि इन्होंने आकर, वो जैसे अभी कहा गया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी जिससे बड़े क्रिकेटर निकलते थे। हमें याद है जब हम कॉलेज में होते थे 20-25 साल पहले, तो टेस्ट मैच में जाने से पहले जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के खिलाड़ी थे वो बड़े मशहूर होते थे। मंसूर अख्तर थे, वो पहले बड़े अच्छा उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेला, फिर वो उसमें गए। बेशुमार ऐसी मिसालें। तो अब जब आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करके आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ही सत्यानाश कर दिया है, तो आपके पास टैलेंट हवा में से नहीं उतरेगा, खिला में से तो नहीं आएगा। चलिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज ये भी ऐड करूंगी कि अगर हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट का यहाँ पर जिक्र कर भी रहे हैं तो PSL 5 सीजन हो चुके हैं, लेकिन मजाल है अभी हमें उस किस्म का टैलेंट मौजूद दरकार हो कि जो इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के लिए खेल सके। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं आती कि हम हेड कोच, बैटिंग कोच और PSL का जो बेसिक वजह है ना, PSL फिर आपने या खेला है अपना शारजा में खेला है, दुबई में खेला है, या आपने पाकिस्तान में खेला है। हमें जब वेस्ट में आप जाएंगे तो आपको उनकी विकेटों के हिसाब से अपने प्लेयर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। यही तो सारी वो है कि जहां बॉल बैठ रही होती है वहां तो प्लेयर ठीक खेले थे। अभी शान मसूद ने एक सेंचुरी की है श्रीलंका के खिलाफ और एक सेंचुरी की थी उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 86 रन बनाए थे। अब आपको उसके लिए आबिद अली ने टोटल 8 मैचेस खेले, आप उसको ऐसी पिचेस पे ले गए जो डिफिकल्ट पिचेस है। तो जब आप ग्रूम नहीं करेंगे उस टैलेंट को तो फिर तो टीम का परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें जरा मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, सभी कुछ ना कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी हाँ। जी मैं क्विकली सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मसला वही है इनफरादी टैलेंट का। माजी में भी जब न्यूजीलैंड में जाते थे 90s में, पाकिस्तान की टीम 130-140 पे आउट हो जाती थी। वसीम और वकार पूरी टीम को आउट कर देते थे न्यूजीलैंड की 120 पे। तो वो इनफरादी टैलेंट होता था। तो ये तमाम तर मसाइल हमेशा से हमारे साथ रहे, लेकिन इनफरादी टैलेंट जो होता था वो बेहतर होता था। अब इनफरादी टैलेंट वैसा नहीं, वो नहीं है। सिद्दीकी साहब क्विकली ये कहते हैं कि जैसे PSL है, ये हम लोकल लेवल पे खेल रहे। पहले आपने देखा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने खिलाड़ी थे वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे। वो लंदन में पूरा सीजन गुजारते थे, वो ऑस्ट्रेलिया में पूरा सीजन गुजारते थे, जिसकी वजह से उनको बाहर की विकेट्स पे खेलने का बहुत ज्यादा तजुर्बा हो जाता था। वो हमेशा फिर अच्छा बाहर जाके भी अच्छा परफॉर्म करते थे। मुजाहिद साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें ताकि फिर मैं वरना आपकी इजाजत से ब्रेक की तरफ जाऊं? बस मैं तो ये कहूँगा इस वक्त तो ये ख़ास तौर पे ये पता नहीं क्या ज़रूरत है कि कोरोना में टीम का जाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ हम लोग जो है सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो नाकस में पुरसवी में अस्पतालों में जाते हैं, उनको कोई दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, 10-10 हज़ार के टेस्ट कराने पड़ते हैं। यानी ये कोई क्रिकेटर कोई ऊपर से आए, बालातर तबके के लोग हैं। लाखों करोड़ लोग जो है इस वक्त कोरोना के सबब जो है अमवात इतनी बढ़ रही है, तो ज़रूरत क्या थी? और तमाम वो जो हमारी जो मार्केटिंग है माफिया है और ये जो एडवर्टाइजिंग माफिया है, ये इसलिए ये सब करती है क्रिकेट, क्योंकि अरबों रुपए कमाने, इन्हें इसकी तो फिक्र है नहीं कि तो कट इट शॉर्ट। मैं यहाँ पे बराह रास्त PCB से मुखातिब होकर कहूंगी कि हमारे इस पैनल में बैठे जितने भी मौजूद मेहमान हैं, इसमें से कोई एक भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट नहीं है, इसमें से कोई एक्सपर्ट नहीं है। वो लोग हैं जब अपने मसरूफियत का इनका टाइम होता है तो या तो क्रिकेट खेलकर कभी कभी, या फिर टीवी चैनल्स पर चलने वाले जो क्रिकेट के मैचेस हैं उन्हें देखकर अपनी मसरूफियात जो है वो उसको मुकम्मल करते हैं। लेकिन अगर ये जानते हैं कि कहां कहां पर बेहतरी की जरूरत है तो PCB को बड़ा बेहतर अंदाज में मालूम होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में किस मामले को कहां पर जाकर फिक्स करना है। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब में स्कूलों और मदारिस के लिए प्राइमरी सतह पर यकसा निसाब नाफिज कर दिया गया है और पीसीटीबी की जानिब से नोटिफिकेशन के बाद निसाब तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और दीनी मदारिस में नाफिजुल अमल होगा। अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज तमाम स्कूलों में यकसा निसाब के नफाज की पाबंदी होगी, लेकिन देखना यह है कि जिस निसाब से इसको हम देख रहे हैं कि कंपेयर किया जा रहा है, क्या ये मायार के मुताबिक है भी या नहीं। लेकिन ये फैसला जो कि कर लिया गया है, ये किस कदर दुरुस्त और बेहतर फैसला है कि अब गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक जैसा निसाब पड़ेगा। बेशक कि इसकी जो इब्तदा है वो प्राइमरी तक की जमातों की लेके जा रही है। बरेलवी साहब, आपकी नजर में ये फैसला कितना बेहतर है? सॉरी, एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? जी बिल्कुल। ये प्राइमरी सतह पर जो यकसा निसाब नाफिज किया जा रहा है, आप समझते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फैसला लिया जा रहा है? मैं देखिए, पता नहीं क्यों आपका सवाल वाज़े नहीं सुन पा रहा था। बिल्कुल बरेलवी साहब, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। पंजाब में जितने भी स्कूल और मदारिस हैं, वहां पर प्राइमरी सतह का जो निसाब है उसे यकसा तौर पर नाफिजुल अमल किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट लिया गया है। आप समझते हैं कि अब गरीब और अमीर का बच्चा दोनों एक जैसे निसाब हासिल कर सकेंगे, तो ये एक अच्छा फैसला है? देखिए, एक तो मुझे हंसी आती है कि आपको क्या नहीं इल्म के पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में तबकाती निज़ाम है, यानी ये स्कूलों में जाके क्या एक निसाब हो जाएगा? आपको इल्म के हमारे जो फ्यूडल्स, हमारे जो सनतकार, हमारे जो सरमायादार, फिर बीकन, फिर सिटी, फिर ग्रामर, फिर पब्लिक, फिर आर्मी के स्कूल, इन स्कूलों में एक अलग वो लोग पढ़ाते हैं जो एक इस मुल्क के 5% हैं, बाकी 80% बेचारों को तो वही प्राइमरी स्कूलों में, मदरसों में, मैट्रिक में, नीली कमीज़ों में, पता नहीं कत्थई पपूतों में पढ़ना पड़ता है। क्या ये बात हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे हैरत होती है कि वज़ीर तालीम तो हमारे वफाकी शफ़क़त महमूद साहब पढ़े लिखे आदमी हैं या बाकी लोग कर रहे होंगे, किस तरीके से मज़हब खेज़ किस्म की जो है तजावीज़ पेश करते हैं। इलाज सहूलत का यही है, वो वही मैंने कहा ना, कोरोना आज हो गया तो मुझे आगा खां दूसरा जाएगा, दूसरा जो है वो बेचारा सरकारी अस्पतालों में करेगा। तो ये जो निसाबों से कुछ नहीं होता। ये जब तक ये तबकाती निज़ाम मौजूद है, जब तक ये जो मैंने कहा ना 10 करोड़ लोग, तो $1 जिनकी आमदनी है $150 रुपया। अब बाकी बातें छोड़ें, 10 को पूरी पाकिस्तान की आबादी में खुद इमरान खान ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद ही आप उनसे बातें करते हैं सेहत कार्ड, तालीम में ही कर देंगे, निसाब में ही कर देंगे। छोड़िए आप बातें इसको। मतलब आपके नज़दीक ये एक नपातुला फैसला है जिसके कुछ आपको मुस्बत असरात या समरात मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, चूंकि आप खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो जरा हमारी रहनुमाई भी कीजिएगा कि सिवाय इसके मैंने कहा ना, ये पेपर वर्क इनको मिल जाते हैं ये जो लाखों करोड़ों पे ये जो आते हैं ना बाहर के कंसल्टेंट, ये इस तरह की स्कीमें जो वेस्ट में कामयाब होती हैं या डेवलप कंट्रीज में होती है, ये इस तरह की दे देते हैं, अपने पैसे बनाते हैं और इनको लगा देते हैं सरकारी अफसरों को, खुद भी खाओ। किसी स्कीम का कोई रिजल्ट नहीं निकला। चलिए बरेलवी साहब, आपके भी चंद सवाल, और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब मेरे भी सवाल पर हमारी रहनुमाई करें कि जो नया निसाब बनाया गया है, किस कदर बेहतरीन तरीके से इसको कंपोज किया गया है और ये एक अच्छा फैसला है मुस्तकबिल के लिए। ये अच्छा फैसला हो सकता था, लेकिन अच्छा फैसला है नहीं। अच्छा फैसला हो कैसे सकता था? अच्छा फैसला उस तरह से हो सकता था कि अगर ये हुकूमत अपने जो इब्तदाई इनका वादा था यकसा निज़ाम तालीम, यकसा निसाब और यकसा निज़ाम तालीम में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यकसा, पहले हम निज़ाम तालीम पे बात करते हैं कि निज़ाम तालीम की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। उसमें ये होता है कि तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को, तमाम तलबा और तालिबात को यकसा सहूलतें दी जाएँ। उनको जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उनकी काबिलियत बराबर हो, उनकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी ज़बान पे जो अबूर होता है, असबाक पे जो अबूर होता है वो बराबर होना चाहिए। आपके जो स्कूल हैं उनमें फंक्शनिंग टॉयलेट यानी चलते फिरते पानी वाले बैतुल खला होने चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपका एक तालीमी निज़ाम को मसावी बनाती हैं। नसाब में इन्होंने क्या किया है? नसाब में इन्होंने ये किया है कि 2006 का जो नसाब था, जो चला आ रहा था, उसमें इन्होंने थोड़ी सी कॉस्मेटिक तब्दीली करके हमने उसको कंपेयर किया है। बैठकर बाकायदा हमने उसके तमाम नसाब को मैंने खुद
मौजूदा उससे मवाजना किया है, तो ये तकरीबन 90% वही नसाब है जो कि 2006 का था। अब इन्होंने क्या किया, चूंकि इनको यकसा निज़ाम तालीम नहीं लाना था, यकसा निज़ाम तालीम लाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके यहाँ अभी भी हम 2-2.5% से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सके, जो हमारा GDP का हम एलोकेट करते हैं तालीम के लिए, वो पूरे रीजन में इंडिया और बांग्लादेश से भी कम है, हत्ता कि नेपाल से भी कम है, वो भी 4-5% खर्च करते हैं। तो हमारा हाल तो यह है। अच्छा, जो थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास आता है, अब उसको हम इस तरह की बेमानी एक्सरसाइज में लगाते हैं। और बेमानी एक्सरसाइज में इसको क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि इन्होंने तकरीबन, ये खुद दावा करते हैं कि तकरीबन 1 साल इन्होंने 500 माहिरीन तालीम जो ये कहते हैं उनको जमा किया, उनकी बाकायदा ये मीटिंग करवाते रहे, उस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा। और वो करके अगर आप निसाब वो निकाल रहे हैं जो 2006 के निसाब से सिर्फ 10%, मतलब आप इसे कॉस्मेटिक चेंज कह रहे हैं, अदरवाइज इसमें कोई इतनी बेहतर तरीके से इसको नहीं बनाया गया कि हम ये कह सके। बिल्कुल नहीं किया गया। नक्शा निज़ाम तालीम की जरूरत है, यकसा सहूलतों की जरूरत है, बजाय इसके कि हम यकसा निसाब की तरफ जाएं। ये बेवकूफ बनाने का रास्ता है। आवाम को काम कुछ नहीं करना, सिर्फ आवाम को ये बताना कि हम कुछ कर रहे हैं। सेगमेंट के लिए वक्त मुख्तसर है, स्टिक टू 90 सेकंड्स प्लीज। सिद्दीकी साहब, नहीं, मेरे ख्याल से देखें, ये प्राइमरी सतह पे जो यकसा निसाब नाफिज करने का फैसला किया गया, ये अच्छा फैसला है। कम से कम एक कदम उस तरफ बढ़ाया गया है, क्योंकि हमारे मुल्क में मसला ये है कि डिफरेंट जो है वो निसाब नाफिज है, कोई ऑक्सफोर्ड से है, कोई कैम्ब्रिज से, लेकिन निचली सतह पे जैसे बरेलवी साहब ने कहा कि 80% तबका तो हमारा वो नीली कमीज़ और खाकी पतलून वाला है। उनको अगर एक मोहल्ले में बच्चे रहते हैं और कोई मदरसे में जा रहा है और कोई टाट वाले स्कूल में जा रहा है, कोई दूसरे सरकारी स्कूल में जा रहा है, तो वो शाम को जब मिलते हैं तो उनका निसाब क्योंकि सेम नहीं होता, जिसकी वजह से वो आपस में बेहतर तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और प्राइमरी सतह पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की ग्रोथ हो रही होती। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले जो उर्दू मीडियम स्कूल होते थे, वहाँ पे 5वीं तक जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी और 6ठी जमात से इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते थे। और मैंने देखा था कि तकरीबन जो कज़न या मेरे जानने वाले उर्दू मीडियम में थे, वो 9th और 10th में आके उनको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो अगर प्राइमरी सतह पर यकसा निसाब नाफिज हो जाएगा तो ये एक अच्छा कदम है, एक अच्छा फैसला है। कम से कम किसी बात पर स्टार्ट तो लिया गया है। ये अगर इसको लेके अच्छी तरह आगे चलेंगे, और जैसे मेरी मुलाकात अक्सर रहती है शफकत महमूद साहब से, तो मैंने देखा कि वो बड़ा सीरियस है, वो पढ़े लिखे इंसान है। वो उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में इस किस्म का निसाब लाया जाए जिससे जो हमारा मुआशरा है वो बेहतर हो, मुआशरे में बेहतरी आए। ये यकसा निसाब जब तक नहीं होगा, मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, बड़ा मुश्किल काम है। ये लॉलीपॉप भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको एक अच्छी नजर से देखता हूँ कि ये अच्छा फैसला है, इसको मजीद आगे बढ़ाएं ताकि हमारा जो मुआशरा है उसमें बेहतरी, तवाज़ुन पैदा हो। ब्रिगेडियर साहब, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने जिस दौर में पढ़ा है उस दौर में गवर्नमेंट स्कूल भी थे, टाट स्कूल भी थे, हम भी ऐसे स्कूलों में पढ़े। मैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल, हाई लेवल इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, और यकसा तालीम निज़ाम भी था। सिर्फ वहाँ पे कैथेड्रल स्कूल होते थे या आपके गवर्नमेंट स्कूल्स थे, और ये आपके लॉरेंस कॉलेज और 2-3 कॉलेज, 1-2 कॉलेज थे पाकिस्तान में। मिलिट्री कॉलेज जेलम था, या लॉरेंस कॉलेज था, या कैड कॉलेज पिटारो था, उस जमाने में जो बड़े स्कूल शुमार होते थे। जो हम ज़्यादातर जो थे 90% गवर्नमेंट रन स्कूल थे, तो हुकूमत उन स्कूलों को रन करती, जिसमें बरेली साहब जिस तरह कहते ना, नीली कमीज और वो खाकी पैंट पहन के हम जाया करते थे। और उस जमाने में जो क्रीड निकली है, उस जमाने में जो पौध निकली है, उसका आप इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसका आप सोच का लेवल या उसका आप एजुकेशन का लेवल देख लीजिए, तो वो भी तो आखिर हो रहा था ना उस जमाने में जब पाकिस्तान इन्फेंसी में था। अब तो आप बहुत डेवलप हो गए, अब तो आप बहुत तरक्की कर गए, वो तो आपकी बर्थ का जमाना था। तो करने को कुछ मुश्किल नहीं है, और अगर किया जाए तो हो सकता है, क्योंकि माजी में आप इसी सिस्टम से गुजर के ऊपर आए। हम किसी कैथेड्रल स्कूल से नहीं पढ़े, किसी हम बीकन हाउस से नहीं पढ़े, किसी हम रूट से नहीं पढ़े, और हम मेरे सारे के साथ। तो ये चीजें हो मतलब आप इस फैसले में गवर्नमेंट को प्लस पॉइंट दे रहे हैं, बेहतर ये है कि उसको अच्छे तरीके से उस पर अमल करवाया जाए। अतर आपकी तरफ आऊंगी, इजाजत दीजिए आगे बढ़ने की, वक्त मुख्तसर है। अतर क्विकली प्लीज। जी देखिए, बड़ा अच्छा इकदाम है, निसाब को यकसा होना चाहिए। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया, मैं भी सारी जिंदगी सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूं। मैंने BA तक जो है वो सरकारी इदारों से किया है, कभी किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। उसके बाद वेस्ट में भी तालीम हासिल की, कहीं पे कोई मुश्किलात नहीं हुई। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत बेहतर की जाए, और कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी स्कूल में पढ़े, निसाब वहां पे बेहतर हो, सहूलियात बेहतर हो। तो ये अच्छा इकदाम है, कम से कम ये हुकूमत सोच रही तो ये है ना इस। ठीक है,
स्कूलों की हालत-ए-ज़ार को भी बेहतर करना होगा, वहां पर भी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम आज से 20-30 साल पहले उस वक्त भी सरकारी स्कूलों में टाट बिछा करते थे। आज अगर हम लाहौर, इस्लामाबाद या पिंडी की बात ना भी करें तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं सूबों के कि जहां पर अभी भी टाट बिछाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो कल्चर भी चेंज करने की जरूरत है, सिस्टम को भी चेंज करने की जरूरत है, न सिर्फ ये कि हम निसाब और सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करते रहे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।